तो चलिए ब्लॉक 8 का इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं और अब हम इसका यूनिट 1 देखते हैं। यूनिट 1 का नाम है सम बेसिक इश्यूज। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव रहेगा यानी इसका जो गोल रहेगा इस यूनिट का वो ये रहेगा कि थोड़ा थोड़ा एक समरी टाइप का इसमें देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, आइडियोलॉजिकल क्रिटिसिज्म क्या होता है, डिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस हमारे ब्लॉग्स में। अब जो हमारे यूनिट 1 है इसमें हम देखते हैं एरा ऑफ पोस्ट, जैसे कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म। तो हमको जब स्ट्रक्चरलिज्म पता होगा तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म समझ आएगा, मॉडर्निज्म पता होगा तो पोस्ट मॉडर्निज्म समझ आएगा, कॉलोनियल क्रिटिसिज्म पता होगा तो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म समझ आएगा। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में हम देखते हैं रिकंस्ट्रक्शन, साइको एनालिसिस और फूको का जो डिस्कोर्स और पावर के ऊपर उसने जो भी कहा है वो देखते हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म में भी बहुत सारे पॉइंट्स अबाउट पॉलिटिक्स, म्यूज़िक, आर्किटेक्चर को लेके। तो हम जब पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को देखेंगे तो हमें स्ट्रक्चरलिज्म पता होना चाहिए। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या था? तो इससे पहले जब स्ट्रक्चरलिज्म आया उसके यानी उसने कोई थ्योरी दी होगी स्ट्रक्चरलिज्म ने, तो उसके रिएक्शन में जो क्रिटिकल प्रैक्टिसेस रही, थियोरेटिकल एजेंडाज रहे उसके रिएक्शन में, या फिर जो भी स्ट्रक्चरलिज्म में मॉडिफिकेशंस होने चाहिए थे वही पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है। तो मिड 1960s में, जैसे मिड मान लीजिए 1964, 65, 1966, ठीक है, तो इस टाइम में हम स्ट्रक्चरलिज्म में देखते हैं कि इसने अपने रेडिकली क्रिटिक करा था स्ट्रक्चरलिज्म को। जैसे कि अगर उसने लैंग्वेज के स्ट्रक्चरलिज्म में अगर लैंग्वेज, कल्चर और माइंड के बारे में कुछ कहा गया तो फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में लैंग्वेज, कल्चर और माइंड के बारे में कुछ अलग विचार रहे होंगे। तो इनके बारे में फिर रिएक्शन मिला, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ने रिएक्शन दिया स्ट्रक्चरलिज्म को। तो अब जब बात साइको एनालिसिस की आएगी तो डेरिडा और लेकन को हम पढ़ेंगे। फूको का जो व्यू था वो थोड़ा अपोजिट था क्लासिकल मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पावर से। जैसे कि क्लासिकल मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पावर क्या कहता था कि जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जो फैक्ट्रियां हैं, मोड ऑफ प्रोडक्शन है, वो सारा अमीर लोगों के हाथ में है। गरीब लोग, जो लेबर क्लास लोग होते हैं, गरीब लोगों से लोग काम करवाते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा कम वेजेस देते हैं, जिससे अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो ये क्लासिकल मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पावर की थ्योरी थी और इसके अपोजिट में फूको के अपने पॉइंट्स थे, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो जब पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी, कॉलोनियल क्या था, वो टाइम जब ब्रिटिशर्स ने या फिर किसी ने भी किसी दूसरे देश को पर जो अपना प्रभुत्व बना रखा था, तो वो कॉलोनियलिज्म होगा। और जब वो चले जाते हैं तो वो पोस्ट कॉलोनियल हो जाता है। तो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी पे जो फूको के जो पॉइंट थे इसी चीज़ को लेकर, क्लासिकल मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ पावर को लेकर, वो हम देखेंगे। तो जब मिड 20th सेंचुरी थी, यानी जब मिड 20th सेंचुरी का टाइम था, 20th सेंचुरी यानी जब जैसे जो 1991, 92, 1945, 1970 यानी 1991 से लेकर 2000 के बीच का जो भी टाइम था वो था 20th सेंचुरी। और मिड 20th सेंचुरी हो गया यानी जो बीच के, जैसे 1955 से थोड़ा पहले के जो, यानी 1 से लेके 100 के बीच के जो ईयर्स होते हैं वो होते हैं मिड 20th सेंचुरी। यानी वो समय जब यूरोपियन पावर्स, जैसे ब्रिटिश जो लोग हुआ करते थे यूरोपियन में, और भी जो कंट्रीज़ आई, उन्होंने एशिया की कंट्रीज़, अफ्रीका की कंट्रीज़ पर जो है उन पर कब्ज़ा कर लिया था। और जो भी सामान इन देशों में होता था उनको एक्सप्लॉइट करते थे, यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। अफ्रीका में लोगों को स्लेव्स बनाया गया, एशिया में भी बनाया गया। और जब भी कोई देश दूसरे देश पर कब्ज़ा करता है तो वो वहाँ के कल्चर, इकोनॉमी, लिंग्विस्टिक पर, लीगल स्ट्रक्चर पर अपना इफ़ेक्ट डालने की कोशिश करता है। जैसे अगर वो इंग्लिश बोलते हैं तो वो हमारे देश पर भी इंग्लिश थोपेंगे। अगर कोई जर्मनी बोलता है और उसने किसी और देश पे कब्जा करा तो वो जर्मनी उस देश पर थोपेगा, और वो अपना कल्चर ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं। जो भी रीति रिवाज उनके हैं वो फोर्स करते हैं उन गुलाम कंट्रीज़ पे कि वो भी वही कल्चर को अपनाएं। तो ये जो कॉलोनियलिज्म का एरा था, इसके बाद जो पोस्ट कॉलोनियल एरा आता है, हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या कॉलोनियलिज्म के इफ़ेक्ट रहे। अब सब्जेक्टिविटी के बारे में देखते हैं। हम लिटरेचर में सिर्फ ओरिएंटेशन को ही नहीं पढ़ते, और यानी करेक्टर्स को या फिर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन सेटिंग्स,
ठीक है, सिर्फ यही चीज़ें नहीं होती लिटरेचर स्टडीज़ में, और भी चीज़ें होती है, जैसे हमें हिस्ट्री, कल्चर, सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इंस्टीट्यूशन, जेंडर कंडीशंस, सोशल कॉन्टेक्स्ट, मटेरियल बेस, इन सब चीज़ों का हमको पता चलता है लिटरेचर से। तो चलिए देखते हैं कि सब्जेक्टिविटी होता क्या है, लिटरेचर में सब्जेक्टिविटी क्या होता है। तो जब आप जो है अपने पर्सनल ओपिनियंस को बता रहे हो, फीलिंग्स, बिलीव्स, पर्सपेक्टिव्स को बता रहे हो रेदर देन यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ ना बताकर आप अपने फीलिंग्स, ओपिनियन, बिलीव्स बता रहे हो, तो वही सब्जेक्टिविटी होती है। सब्जेक्टिविटी में इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस और इंटरप्रिटेशंस पर फोकस किया जाता है। जो रीडर होता है वो पर्सनल लेवल पे अपने जो है टेक्स्ट होता है उसको पढ़ने की कोशिश करता है। और जो ऑब्जेक्टिविटी होती है उसमें फैक्चुअल एक्यूरेसी और यूनिवर्सल ट्रूथ्स पर फोकस किया जाता है। सब्जेक्टिविटी में आई और मी जो होते हैं वो डायरेक्ट एक करेक्टर के थॉट्स और फीलिंग्स को दिखाते हैं। इमोशंस को दिखाने के लिए जब आप कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो इमोशंस को दिखाए, वो सब्जेक्टिविटी होती है। जब एक क्रिटिक के हमें क्रिटिक जब किसी काम का क्रिटिसिज्म करता है और उसके इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव का हमें पता चलता है, तो वो भी सब्जेक्टिविटी ही होती है। यानी क्रिटिक के जब हम इंटरप्रिटेशंस और ओपिनियन को देखते हैं, उसका पर्सनल पर्सपेक्टिव देखते हैं, तो वो भी सब्जेक्टिविटी होता है। बिकॉज सब्जेक्टिविटी में इमोशंस होते हैं। तो मान लीजिए आप कोई ऐसा नॉवल पढ़ रहे हो, वो इतना इमोशनल है और आपने वो चीज़ या तो अपनी लाइफ में होती हुई देखी हो या फिर अपने आसपास देखी हो, तो आप उससे कनेक्ट कर पाते हो और आप भी इमोशनल हो जाते हो, तो ये सब्जेक्टिविटी है। सब्जेक्टिविटी आपको ये बताती है कि कोई भी अगर आपने टेक्स्ट पढ़ा है, आपने उसको पढ़ा, आपने कुछ और फील करा होगा, किसी और ने पढ़ा तो उसने कुछ और फील किया होगा। तो यानी सब्जेक्टिविटी बताती है कि सबके अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं, अपनी अपनी फीलिंग्स के हिसाब से टेक्स्ट हो सकता है। किसी टेक्स्ट का सिर्फ यूं नहीं है कि एक ही मतलब निकलेगा। तो अब सब्जेक्टिविटी के बारे में हमारी जो बुक है इग्नू की, उसमें क्या दे रखा है वो देखते हैं। तो सब्जेक्टिविटी में सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं शिफ्ट इन माइंड थ्योरीज। तो जो मॉडर्न थॉट है सब्जेक्टिविटी का, वो ये दिखाता है कि जितना सिंपल हर हम अपने माइंड को स्ट्रेट फॉरवर्ड समझते हैं, जितना लॉजिकल समझते हैं, ये इतना लॉजिकल और सिंपल फॉरवर्ड नहीं है। अनकॉन्शियस का हमारे ब्रेन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में आपने कोई एक्सीडेंट दिया लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो आपके ब्रेन में सेट हो गया, ठीक है, और उसका प्रभाव आपके किसी काम पर या थॉट प्रोसेस पर पड़ेगा। तो जो फैक्ट्स होते हैं बिल्कुल फिक्स्ड थिंग्स होती हैं, ठीक है, उनको जो सब्जेक्टिविटी होती है वो कहती है कि ये जो है स्टेबल नहीं है। फैक्ट्स और फिक्स्ड थिंग्स जो हम मानते हैं वो स्टेबल नहीं है, वो चेंज हो सकती है, उसमें परिवर्तन हो सकता है। सेकंड पॉइंट है हमारा चेंजिंग व्यू ऑफ द इंडिविजुअल। तो जो आइडिया है सिंगल का, या हम कहें सेल्फ का, या हम कहें सब्जेक्ट का, उसको चैलेंज किया गया है। तो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो सबसे पहले तो लैंग्वेज और जो हम लोगों से मिलते हैं उसके प्रभाव में जब हम आते हैं, उससे हमारी एक पर्सनैलिटी डेवलप होती है। तो जब भी हम अगर ऐसे कहते हैं कि जैसा मैं हूँ ऐसा मैंने खुद को खुद से बनाने की कोशिश करी है, ऐसा नहीं होता। जो समाज में हम जिस समाज में रहते हैं और जो लैंग्वेज हम बोलते हैं उसका हमारी पर्सनैलिटी पर एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है, चाहे हम उसको माने या ना माने, ठीक है, वो अनकॉन्शियसली होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्रिटिक। तो जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरीज थी वो इस चीज़ से डिसएग्री करती है कि एक इंसान का खुद पर, अपने थॉट्स पर और एक्शंस पर कंट्रोल होता है। ठीक है, एक इंसान क्या सोचता है, एक इंसान सोचता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं जो भी सोच रहा हूँ, वो मैं किसी से इन्फ्लुएंस होकर नहीं सोच रहा, खुद से सोच रहा हूँ। लेकिन जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थे वो कहते थे कि नहीं, आप जो सोचते हैं, आपके जो एक्शंस होते हैं, वो उस पर आपका खुद का पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है सब्जेक्ट एज सोशल प्रोडक्ट्स। कि सब्जेक्ट जो होता है वो लैंग्वेज और सोशल फोर्सेस की मदद से, आइडियोलॉजीज की मदद से डोमिनेट होता है। जैसे कि सब्जेक्ट यानी कौन, जैसे कि हम भी सब्जेक्ट ही हैं।
तो जो सोशल फोर्सेस होती हैं, जैसे कि लैंग्वेज और आइडियोलॉजी, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं उसमें एक लैंग्वेज बोली जाती है, और जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उनका अपनी एक विचारधारा, उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी है जिसमें हम रहते हैं। तो वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हमारे ऊपर असर करती है और उसी के हिसाब से हमारा थॉट प्रोसेस चलता है। और इसका मतलब हुआ कि जो हमारी सोचने की क्षमता है ये हमारे सोशल कंस्ट्रक्शन पे, हमारे आसपास के समाज पर निर्भर करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी क्या होता है? आइडियोलॉजी जैसे सोशल आइडियाज़, जैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होते हैं, यानी पॉलिटिकल विचारधाराएं होती है, रिलीजन को लेकर हमारी विचारधाराएं होती है, और इन ये सारी चीज़ें भी ये सपोर्ट करती है रूलिंग क्लास को। यानी मान लीजिए अगर कोई इंसान है वो आपको कंट्रोल में करना चाहता है, तो वो सबसे पहले आपकी आइडियोलॉजी को समझेगा कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपका सोचना क्या है, आप क्या सोचते हो। आपकी जब वो थिंकिंग समझ जाता है फिर वो उसी के हिसाब से अपने एक्शंस लेने स्टार्ट करता है, और वो आपको वैसे ही कन्वर्ट कर लेता है आपसे, फिर वही चीज़ करवाता है जैसा आप वो चाहता है आपसे। यानी कि जो भी रूलिंग क्लास होती है वो नॉर्मल जो लोग होते हैं उनकी आइडियोलॉजीज़ को समझती है कि क्या है। जैसे कि हम देख सकते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनको पता होता है कि जैसे इलेक्शंस आने वाले होते हैं तो वो कुछ स्कीम लेके आते हैं या फिर वादे करते हैं कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, जैसे कि हम कुछ ये फ्री में देंगे आपको, ये फ्री में देंगे अगर हमें आप लेके आते हो तो सत्ता में। तो वो आइडियोलॉजी समझ गए, ठीक है। अब चाहे जनता कितना भी उनको क्रिटिक करे, लेकिन इलेक्शन के टाइम कहीं ना कहीं उनके दिल में भी आ सकता है अच्छा ये चीज़ फ्री मिलेगी, चलो इसको ही वोट दे देते हैं। तो अब हम देखते हैं ग्रैम्शी की हेजीमनी। उसने हेजीमनी पे क्या कहा? हेजीमनी होती है कि कॉलोनियलिज्म ही, जैसे कि जो ब्रिटेन था, ग्रेट ब्रिटेन था, वो जो एक हेजीमनी थी, यानी दूसरे लोगों को उसने अपने कंट्रोल में कर रखा था। तो जो एंटोनियो ग्रैम्शी होता है वो कहता है कि जो रूलिंग क्लास होती है वो, यानी जो भी राजा वगैरह, यानी जो पॉलिटिकल पावर में ऊपर होते हैं, दूसरों पर शासन करते हैं, वो जो सोसाइटी के लोग होते हैं उनके माइंड को, उनकी जो कॉमन सेंस होती है उसको शेप कर देते हैं अपने अनुसार। जैसे कि मान लीजिए पतंजलि है, अब उसे अपना प्रोडक्ट चलाना है तो वो सबसे पहले क्या ऐड में दिखाएंगे कि जो भी हम प्रोडक्ट बेचते हैं वो इतना शुद्ध है, यानी क्वालिटीज़ गिनाएंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट में शुद्धता नहीं है। तो वो लोगों की आइडियोलॉजीज़ को जान गए कि लोगों को शुद्धता के ही अगर हम नाम लेंगे तो वो कन्विंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो एंटोनियो ग्रैम्शी हैं वो यही कह रहे हैं कि जो रूलिंग क्लास होती है वो लोगों की आइडियोलॉजी को समझती है और उसके हिसाब से अपने स्टेप लेती है। अब हम लुई अल्थुसेर का देखते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो लुई अल्थुसेर है वो ऐसे कहता है कि ताकि हम इस सामाजिक रोल में, सोशल रोल में अच्छे से फिट हो सके तो हमें फोर्स किया जाता है लोगों के द्वारा। लोग हम पर अपनी आइडियोलॉजी थोपते हैं हम पर, ठीक है, अपनी विचारधारा हम पर थोपते हैं, और हम भी सब्जेक्ट हैं आइडियोलॉजी के। हर कोई आइडियोलॉजी का जो है शिकार हुआ हुआ होता है। तो अब हम पर आइडियोलॉजी किस किस तरीके से थोपी जाती है? जो लॉज हैं, जो हमारे लॉज हैं वो हमको क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करोगे तो ये सज़ा मिलेगी, तो वो भी आइडियोलॉजीज ही है। रिलीजन भी हमको ऐसे ही कहता है भगवान की प्रेयर करो, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होएगा, भगवान की प्रेयर क्यों करनी चाहिए, रिलीजन क्या, ये तो आइडियोलॉजीज ही तो है ये। स्कूल्स भी हम पर आइडियोलॉजीज लगाता है कि तुम्हें स्कूल ड्रेस क्यों पहननी चाहिए, पढ़ना क्यों चाहिए, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, जो भी ये सब आइडियोलॉजीज ही तो होती हैं। तो जो लुई अल्थुसेर है वो कहता है कि जो आइडियोलॉजी होती है वो दो चीज़ का रिप्रेजेंटेशन होती है। एक तो जो आइडियोलॉजी हम खुद से इमेजिन हमने कर रखी होती है, एक होता है जो रियल लाइफ में हम पर आइडियोलॉजी थोपी जाती है। तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप होता है वही आइडियोलॉजी होती है। फिर आगे लुई अल्थुसेर कहते हैं कि जो आइडियोलॉजी होती है वो हमारी संसार को समझने में मदद करती है, लेकिन हमारा जो ट्रू रिलेशनशिप होता है आइडियोलॉजी के साथ तो उसको हमसे हाइड भी करती है। तो ये हमारा सब्जेक्टिविटी में लिखा हुआ है।